हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बिहार से संबंधित जो करंट अपडेट्स हैं, सप्ताह भर के जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं खबरों से संबंधित, उस पर चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा प्रोग्राम है वह है बीपीएससी करंट अपडेट्स। तो इसमें जो कुछ प्रमुख सवाल बन सकते हैं उन खबरों से, उन पर हम बात करते हैं और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सवाल है, बिहार सरकार द्वारा प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है 135 से 140, 155 से 160, 165 से 170 या फिर 170 से 180। और हमेशा की तरह पांचों ऑप्शन है ही कि उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमें बताना है कि बिहार सरकार ने प्रति लाख की आबादी पर पुलिस कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा है, यानी इसका एक लक्ष्य रखा है। तो बिहार में पुलिस कर्मियों की संख्या प्रति लाख की आबादी पर 165 से 170 रखने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। और जिस वजह से अभी भी जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनकी बहाली करने का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि इस संख्या को प्राप्त किया जा सके, इस नंबर को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा एक और जो प्रमुख योजना है वह है कि बिहार पुलिस में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर भी खुशी जताई गई है। यानी बिहार की विशेष सशस्त्र पुलिस 1 के मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी गई और ऐसा कहा गया कि आज 25,000 से ज़्यादा महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं बिहार में मौजूद हैं और अब इसे बढ़ाकर 35% तक ले जाना है। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं इस प्रश्न से संबंधित, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, यानी 165 से 170 रखने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं, निशानेबाजों के अभ्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 6 लेन की शूटिंग रेंज का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है बिहार के अंतर्गत। तो कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, जैसे औरंगाबाद, पटना, किशनगंज, रोहतास और वही पांचों ऑप्शन की उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताना है कि कौन सा स्थान है। तो पटना में निशानेबाजी यानी शूटिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया गया है और वहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। पाटलिपुत्र कॉलोनी में इसके समीप गन शूटिंग एकेडमी में 6 लेन की रेंज को स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड जो कुछ प्रमुख बातें ये हैं कि जो लोग होंगे यहाँ पर उनको इस एकेडमी में जाकर के शूटिंग सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही ऐसे शौकिया लोग भी यहाँ पर जा सकेंगे जो शूटिंग सीखना चाहते हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी पटना। चलिए अगला सवाल, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। एक इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ है राज्य के अंतर्गत 2021-22। इसमें बताना है कि कौन सा शहर पहले स्थान पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। ऑप्शन है हमारे पास बेगूसराय, बक्सर, मुंगेर और पटना, और एक और ऑप्शन यानी उनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय को अगर पैमाना माना जाए तो पटना जिले में रहने वाले लोग प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुशहाल बताए गए हैं। यानी पटना में जो प्रति व्यक्ति आय है वह सबसे ज़्यादा बताई गई है और यह कितनी है, लगभग 1,31,064 रुपये। और इस मामले में जहां पटना शीर्ष पर है वही एक एरिया है शिवहर, इसने नीचे से टॉप किया है, यानी कि यह सबसे निचले स्थान पर है। और यहाँ के लोगों की जो औसत आय है सालाना वह है 19,592 रुपये, यानी बहुत कम है। और सबसे कम वाले जिलों में आता है सालाना 1,11,472 रुपये का अंतर देखने को मिलता है टॉप वाले जिले से। ठीक है, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे आगे पटना है और दूसरे पायदान पर यहाँ पर अन्य जिले मौजूद हैं। और आय के निचले पायदान की अगर हम बात करें तो शिवहर के अलावा अररिया, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण और मधुबनी जिले आते हैं, जहां पर क्रमशः जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 20,613 रुपये, 22,119 रुपये, 22,306 रुपये और 22,636 रुपये, यानी बहुत बड़ा अंतर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी प्रति व्यक्ति आय पे पहले स्थान पर कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पटना। चलिए अगला सवाल, हाल ही में राज्य में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप जारी किया गया है। बताना है कौन सा ऐप जारी किया गया है। ऑप्शन है निश्चय, दृष्टि, ई ताल,
उपकरण या फिर कोई 2 हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकता है और इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। तो राज्य में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग अब एक एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी और वहां के जो जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी है। इस ऐप का नाम है दृष्टि ऐप। तो दृष्टि ऐप का नाम याद रखिएगा, सिंचाई परियोजना से संबंधित दृष्टि ऐप। तो परियोजना के प्रबंधन में बदलाव लाने और पारदर्शिता लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और यह अपनी तरह का पहला सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन ऐप है, जिसको दृष्टि कहलाता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिपोर्टिंग है वह अब रियल टाइम तरीके से करनी पड़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिजिटल तकनीक को अपनाकर हम जो प्रशासन की व्यवस्था है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसमें अनिवार्य रूप से जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनको और तात्कालिक रूप से यानी अपलोड करना होगा। इसकी वजह से सिस्टम और प्रभावी और कुशल बन सकेगा। तो ऐसी एक परियोजना लाई गई है। इसके अलावा विभागीय कार्य में दक्षता लाने के लिए तकनीक का एक और उपयोग किया गया है, यानी यहाँ पर ई ऑफिस की भी एक तरह से शुरुआत की गई है। तो तकनीक का एक बेहतर उपयोग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्रश्न के लिहाज से देखें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी दृष्टि ऐप। चलिए अगला सवाल, 22 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले बिहार दिवस की थीम क्या रखी गई है, बताना है। ऑप्शन है इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज, आजादी का अमृत महोत्सव, जल जीवन हरियाली या फिर स्वच्छ जीवन स्वस्थ जीवन। और पांचवा विकल्प हमारे पास है ही, बताना है कौन सा सही है। तो बिहार दिवस समारोह 2022 जल जीवन हरियाली की थीम पर आयोजित किया जाएगा और इसकी जो तारीख डिसाइड की गई है 22, 23 और 24 मार्च के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। लेजर शो इससे रिलेटेड एक आयोजित किया जाना है। 22 मार्च को इसका शुभारंभ किया जाना है और इस पर मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल हैं वे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस जो समारोह है उसको दिल्ली हाट की तर्ज पर 3 दिनों के लिए पटना हाट के रूप में इसको एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। पुस्तक मेला, अन्य तरह की प्रदर्शनियां इसमें लगाई जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जल जीवन हरियाली। चलिए अगला सवाल देखें। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कितने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिन्हें एपीएचसी कहा गया है, को मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी बिहार सरकार ने कहा है जितने भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको हम मॉडल अस्पतालों में बदल देंगे। तो संख्या बतानी है हमें, 85, 100, 135 या फिर 150 और उपर्युक्त में से कोई नहीं हो सकता है या एक से अधिक हो सकते हैं। तो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है और अब 100 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी एपीएचसीज को मॉडल अस्पताल बनाए जाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 100 एपीएचसीज को मॉडल अस्पतालों में बदला जाएगा और यहाँ पर बीमारियों का निःशुल्क इलाज और जांच की सुविधा दी जाएगी, ऐसी बीमारियां जो गंभीर हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साथ ही जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बढ़ा करके यहाँ पर विशेष सुविधाओं को दिए जाने की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 100 ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का यहाँ पर चयन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी यानी बिहार डिजीपैक्स 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है मुंगेर, मुजफ्फरपुर, गया या फिर पटना। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार डिजीपैक्स समाप्त हो गया है और 24 से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। इसकी जो थीम रखी गई थी वह थी इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज और इसका उद्घाटन जो राज्यपाल हैं बिहार के फागू चौहान उनके द्वारा किया गया। तो इस समारोह में शराबबंदी पर भी विशेष तरीके से बातचीत की गई और भी कई सारी चीज़ें की गई। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, यानी कहाँ किस शहर में इसका आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी पटना में इसका आयोजन किया गया, बिहार डिजीपैक्स 2022 का। अगला सवाल, हाल ही में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने, ऑप्शन है हमारे पास 96वां, 97वां, 98वां या
99वां, और एक वही ऑप्शन कि उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो PMCH पटना का जो कॉलेज है उसने अपना 97वां फाउंडेशन डे 25 फरवरी को मनाया, यानी 25 फरवरी को इसकी स्थापना की गई थी। और इस कॉलेज में फाउंडेशन डे के मौके पर विभिन्न विषयों में टॉप करने वाले 74 मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे, छात्र छात्राएं थे, उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये एक ऐतिहासिक भी रहा, इसलिए भी रहा क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्थापना है काफ़ी समय पहले मानी जाती है, और चूंकि इसका जो बिल्डिंग है इसका नव निर्माण किया जा रहा है, ऐसे में इसके कुछ जो पुराने एरियाज थे उनको हेरिटेज के रूप में भी निर्मित करने की बात कही गई है। ऐसा माना जाता है कि यह जो कॉलेज है वर्तमान में, पहले यहाँ बांकीपुर मेडिकल स्कूल चलता था, ठीक है, जो सैनिकों का हॉस्पिटल था। बाद में 1874 में एक टेम्पल मेडिकल स्कूल हो गया और 1925 में इसे प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हिस्सा बना दिया गया। ये कुछ इससे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी 97वां यह स्थापना दिवस मना रहा है या मनाया गया। अगला सवाल, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी ESR कौन सा संस्करण जारी किया गया था? ऑप्शन है 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। इसके अलावा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है यह 16वीं रिपोर्ट थी यहाँ पर, जिसमें राज्य के विकास के प्रदर्शन को औसत से बेहतर बताया गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि राज्य में पिछले 5 सालों में यानी 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 2.1% की गति से वृद्धि हुई है। ठीक, तो जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी ने बजट से पहले विधानसभा के सामने इसको प्रस्तुत किया। इसके अलावा इसमें और जो प्रमुख बात जानने की है वह यह है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन का असर हुआ था 2020-21 में, तो बिहार की जो स्टेट GDP है यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें 2.5% की वृद्धि देखी गई थी। और ये जो प्रदर्शन है राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताया गया है क्योंकि जो भारत की GDP थी यानी देश की GDP थी, इसी समय के दौरान 7.2% की उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, यानी वह सिकुड़ गई थी। इसके अलावा और जो प्रमुख बात है वह ये कि मौजूदा कीमतों पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 50,555 रुपये उस समय देखी गई थी और भारत के लिए यह 86,659 रुपये थी। यानी पिछले 5 सालों में जो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र है उसमें 2.3%, द्वितीय क्षेत्र में 4.8% और तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से वृद्धि देखी गई है। ये कुछ आंकड़े हैं जो इसके अंतर्गत बताए गए हैं। हमसे पूछा गया है कौन सा यह संस्करण है, तो यह 16वां संस्करण है इस रिपोर्ट का। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए विशेष बटालियन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत सर्वप्रथम किस जनजाति की बटालियन का गठन किया गया है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऑप्शन है थारू, बैगा, भील और बंजारा। ऑप्शन ई कहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब देखते हैं। तो बिहार पुलिस में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती इस समय की जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। और अलग महिला सशस्त्र बल बटालियन भी यहाँ पर तैयार किया गया है। इसमें बिहार की थारू जनजाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहली बार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का एक बटालियन तैयार किया गया है और इस बटालियन का नाम स्वाभिमान बटालियन रखा गया है। यानी थारू जनजाति की बात है जिसको इसमें शामिल किया गया है और स्वाभिमान बटालियन यहाँ पर गठित किया गया है। इसके अलावा बिहार एक पहला ऐसा राज्य होगा जो अनुसूचित या फिर थारू जनजाति के लिए एक अलग बटालियन का गठन जिसने किया है। और स्वाभिमान बटालियन के मुख्यालय के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगभग 72.82 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का अगर हम सही जवाब देखें तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए, यानी थारू जनजाति के संबंध में यहाँ पर बात की गई है। अगला सवाल, हाल ही में जारी राज्य विधानसभा में बजट 2022-23 पेश किया गया। यह बजट कितने करोड़ रुपए का था? हमें इस बजट की टोटल कीमत बतानी है। तो ऐसे सवाल भी अक्सर बना लिए जाते हैं कि बजट के बारे में ही पूछ दिया जाए कि कितने
कितने रुपए का वह बजट था। तो ऑप्शन है 2,38,000 करोड़ रुपए, 1,85,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ रुपए या फिर 2,15,000 करोड़ रुपए। और आपको बताना है या तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है या फिर एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक तो होगा नहीं, एक ही होगा। चलिए, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद जी। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 का बिहार का बजट पेश किया है और यह जो बजट है 2,37,691 करोड़ रुपए के आसपास पेश किया गया है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए 6 सूत्री मॉडल भी बताया है, बहुत महत्वपूर्ण। तो जो मॉडल है वह कहता है स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी, इन विभिन्न क्षेत्रों का कल्याण किया जाना इस सूत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें एक और जो संस्कृत श्लोक है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित, उसका जिक्र भी मिलता है। उसमें कहा गया है अलबद्ध लाभार्थ लब्ध परिरक्षणी, यानी इसका मतलब हुआ कि जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना है, जो प्राप्त हो गया है उसको संरक्षित रखना है और जो संरक्षित हो चुका है उसको हमें समानता के आधार पर बांटना है। तो ये इस बजट की कुछ खास बातें हैं। हमसे पूछा गया है कितने रुपए का बजट है, तो इसका ऑप्शन है लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर लगभग लगाना जरूरी है क्योंकि 2,37,000 और कुछ रुपयों का यह बजट बताया गया है, यानी 2,37,691, लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला सवाल, हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया। तो बजट से कुछ सवाल जो इंपॉर्टेंट बन सकते थे उनको यहाँ पर फ्रेम किया गया है। ऑप्शन है 3%, 3.25%, 3.5% और 3.75%। और वही ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस बजट के अंतर्गत जो बजट है 2,37,691 करोड़ रुपए का है और इसमें जो राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है वह है 3.5% का। ठीक है, तो इस बार के बजट की जो खास बात रही उसमें सर्वाधिक 16.5% आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। और जो कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो टॉप 5 में कृषि क्षेत्र आता है जिसमें 29,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 39,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 16,000 करोड़ रुपए और समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो इन खास क्षेत्रों पर नजर डालने से हमें ये पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकताएं दरअसल किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाए कि प्राथमिकताओं को तय कीजिए तो इस आधार पर भी कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है, तो 3.5% का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। चलिए, हाल ही में राज्य के कृषि विभाग ने पुराने कृषि बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। बताना है कि कितने कृषि बाजारों को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास 12, 15, 18, 20 या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राज्य के 20 कृषि बाजारों को शामिल करने का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है ई नाम के अंतर्गत, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत। तो कृषि विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है, तो इनको जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है और उसके बाद राज्य की पुरानी 20 बाजार समितियों के प्रांगण में देश के साथ विदेशों से भी व्यापार करने की सुविधा किसानों को मिल जाएगी। यानी जो राज्य के किसान हैं अब वे ऑनलाइन माध्यम से अन्य जगहों पर भी अपना जो उत्पाद है वह बेच सकेंगे। तो कृषि विभाग ने समय की मांग के अनुसार राज्य के 54 में से 22 बाजार प्रांगणों में उन्नत आधारभूत संरचनाओं के निर्माण करने की व्यवस्था की है और इन्हीं 22 में से 20 का यहाँ पर नाम ई नाम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है। ठीक, और ये जो योजना है सरकार को लगभग 3200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस पूरी योजना के लिए करनी है, यानी 3,200 करोड़ रुपए इससे संबंधित खर्च किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 20 ऐसे बाजारों को यहाँ पर शामिल करने की बात है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई गई है। उनका जन्म जीरादेई में हुआ था। ये जानकारी भी हमें इस प्रश्न से मिलती है, लेकिन
पूछा गया है कि यह स्थान राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास सिवान, सुपौल, भागलपुर, मुंगेर। इसके अलावा इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो एक से अधिक जगह पर तो किसी का जन्म नहीं हो सकता। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि मनाई गई है 28 फरवरी को। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। यानी हमें उत्तर मिल गया कि जीरादेई जो स्थान है बिहार के सिवान जिले में मौजूद है। और 28 फरवरी जैसा लिखा ही है 1963 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो इस आधार पर 28 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, यानी सिवान में इनका जो जन्म स्थान है जीरादेई वह सिवान में मौजूद है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अभ्यास कीजिए। शुक्रिया।